गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट 2025 27 28 को जो पेपर दोस्तों जूनियर के प्रीवियस ईयर पेपर साइंस मेन जूनियर का पेपर दोनों दिन है दोस्तों 27 को भी 28 को। तो दोस्तों उसमें साइंस जो विषय है दोस्तों उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, जिसमें दूसरी क्लास है मीन्स 15 क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों। और ये पेपर दोस्तों 24 जुलाई 2022 का है। 24 जुलाई 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का है दोस्तों ये पेपर। इसमें 15 क्वेश्चन हो चुके हैं पिछली क्लास में। आज ये उसके आगे दोस्तों 136 से 150 तक क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने ना किया हो। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों बैकेलाइट, दूसरा ऑप्शन है मेलामाइन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों पॉलीथीन और चौथा ऑप्शन दोस्तों यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो दोस्तों यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पूछा गया है, तो ये उदाहरण हो जाएगा भाई पॉलीथीन। पॉलीथीन आप सभी जानते होंगे। और इसकी पहचान क्या है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक इसकी पहचान है क्या दोस्तों कि गर्म करने पर या मतलब कोमल हो जाता है, कठ मुलायम हो जाता है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, और ठंडा करने पर यह कठोर हो जाता है। ये इसकी दोस्तों पहचान है। क्योंकि अधिकांशतः थर्मोप्लास्टिक का जो अणुभार होता है दोस्तों अधिक होता है, इसके कारण दोस्तों ये होता है। मतलब गर्म करने पर ये मुलायम हो जाएगा और जब ठंडा करेंगे आप इसे मतलब थर्मोप्लास्टिक को, तो ये कठोर हो जाएगा दोस्तों। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है पॉलीथीन। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है। एक होता है दोस्तों सघन, एक होता है विरल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि सघन का विलोमसक विरल हो जाएगा। सघन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे घनत्व जिसका सबसे कम हो दोस्तों तो उसे दोस्तों सघन कहते हैं, और जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा तो उसे विरल। फिलहाल यहाँ दोस्तों सघन की बात की जा रही है, तो सघन पे देखते हैं। ग्रहों में से कौन सा सबसे कम सघन है। पहला ऑप्शन दोस्तों शनि, दूसरा ऑप्शन सबसे कम की बात की है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है बुध, तीसरा ऑप्शन है मंगल, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा शनि, सबसे कम घनत्व सघन है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य मतलब निकट निकट क्रम में कौन से ग्रह सबसे पहले होंगे, यह क्रम बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सौर मंडल में जो दोस्तों सौर मंडल में ग्रहों का क्रम बताना है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों इसका क्रम होगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है दोस्तों वो बुध है। मतलब माफ कीजिएगा दोस्तों, मतलब जो पहले स्थान पे आता है वो बुध होगा, फिर शुक्र, फिर मंगल, इस तरह होगा दोस्तों। और जो दोस्तों ये क्या कहते हैं शनि है, इसकी एक विशेषता ये है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये शनि जो दोस्तों है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड मतलब 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु अणु है। एक परमाणु, पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है ओजोन। तो यहाँ पर दोस्तों एक परमाणु की बात की जा रही है। यहाँ पर तो दोस्तों हो जाएगा मतलब इसका एक परमाणु का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। एक परमाणु का मतलब हुआ जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आर्गन हो जाएगा भाई। एक परमाणु अणु हो जाएगा दोस्तों आर्गन। और दोस्तों आर्गन की क्या विशेषता है, ये दोस्तों हीलियम के बाद सबसे हल्की गैस है। आर्गन हीलियम के बाद सबसे हल्की गैस है। अब जो दोस्तों बचे तीन ऑप्शन जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, तो ये दोस्तों बहु परमाणु अणु, मतलब जैसे एक परमाणु था तो ये बहु परमाणु हो जाएंगे तीनों। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन में बहु परमाणु अणु पाए जाते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है Mg4, फिर है Mg2 ब्रैकेट में Mg4 का होल क्यूब दोस्तों, मतलब नीचे पान में ही बेस में,
फिर दोस्तों Mg3 है ब्रैकेट में PO4 का होल साइड। दोस्तों फिर चौथा ऑप्शन है MgPO4 का स्क्वायर, दोस्तों जैसे बोल सकते हैं बेस में, दोस्तों बेस में है ये। दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा MgO4 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है MgO4 का होल ट्वाइस। अब इसका दोस्तों थोड़ा सा और जान लेते हैं कि मैग्नीशियम फास्फेट का मतलब बोलते हैं क्या है, इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम फास्फेट है इसका प्रयोग दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, और चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इसलिए मांसपेशियों के संतुलन व सुरक्षा के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसका प्रयोग एक जगह और किया जाता है मैग्नीशियम फास्फेट का, विटामिन ई जब कम हो जाता है तो विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों मैग्नीशियम फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। 140 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक मतलब दोस्तों अलग होता है करने की प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हस्तचयन, दूसरा ऑप्शन थ्रेसिंग, तीसरा ऑप्शन ऊर्ध्वपादन, चौथा ऑप्शन चालन। तो दोस्तों सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल, देखिए आप सभी समझ पाएंगे जाएंगे अच्छे से। दोस्तों गेहूं धान तो जानते होंगे आप सभी। गेहूं पहले के समय में कैसे होता था, पहले मजदूर काटते थे, उसके बाद उसे जो थ्रेसर होता था उसमें उसको लगाते थे तो गेहूं नीचे आ जाता था, भूसा दूसरी ओर निकल जाता था। और दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। और ये दोस्तों धान की भी सेम प्रक्रिया में, क्योंकि सूखी डंडी धान में भी सेम प्रक्रिया। धान तो हालांकि पीटा जाता है, लेकिन अब जो मौजूदा वर्तमान में मशीन से ही दोनों काटे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो कचरा होता है पीछे निकल जाता है, और जो इसमें अन्न होता है, दाना होता है धान, वो मशीन के द्वारा आपको आप जहाँ पर बताते हैं वहाँ पर मशीन दे देती है। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों, थ्रेसिंग हो जाएगी। हस्त चयन में क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए चावल में है कंकड़ है, तो चावल में कंकड़ निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, तो हस्त चयन का प्रयोग करेंगे। ऊर्ध्वपादन क्या होता है, ऊर्ध्वपादन होता है दोस्तों ठोस का सीधे गैस में बदलना, ऊर्ध्वपादन कहलाता है। इसका उदाहरण है सबसे बड़ा कपूर। कपूर आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जैसे ही आप जलाएंगे तो ये ठोस रहता है, सीधे गैस में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपादन हो जाएगा। और चालन क्या होता है दोस्तों, चालन तो मैंने बताया हमेशा ठोस में होता है, कि मतलब क्या, जो चालन की प्रक्रिया होती है ठोस में होती है, लेकिन यहाँ चालन का सेंस यहाँ पर दूसरा लिया जा रहा है। चालन की प्रक्रिया जैसे दोस्तों आप सभी जानते हो, जैसे सरसों होती है, या आप सभी ने देखा होगा दोस्तों गेहूं या कोई भी चीज़, जब उसमें थोड़े बहुत पतले कंकड़ होते हैं तो एक बॉक्स टाइप में लोहे का आता है जो बीच बीच में छिद्र होता है दोस्तों, उससे ऊपर नीचे किया जाता है या आगे पीछे किया जाता है। मतलब एक हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि ओसाया जाता है, मतलब उस पर प्रेशर से हाथ द्वारा, तो नीचे गंदगी बैठ जाती है, और जो आपका शुद्ध रूप रहता है, शुद्ध बीज या अन्न रहता है, वो दोस्तों ऊपर उसी बॉक्स में रह जाता है। तो ये हो जाएगा चालन। चलनी भी बोलते हैं, जैसे चलनी आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चलनी में जैसे आटा चाला जाता है, तो क्या करते हैं उसे आटा होता है फिर उसे हिलाते हैं, मतलब उसके बाद जो नीचे रहता है वो नीचे गिर जाता है, चोका जो बोलते हैं दोस्तों, और उसके बाद आटा शुद्ध उसमें रहता है चलनी में। तो ये चालन की प्रक्रिया हो गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन है। पहला ऑप्शन दोस्तों लिटमस, दूसरा ऑप्शन है फिनाप्थलीन, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, चौथा ऑप्शन है मिथिल रेड। तो यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, मतलब सूचक। अब ये प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अब पहले तो ऑप्शन जान लीजिए तो समझ में आएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा लिटमस। अब लिटमस का प्रयोग क्या किया जाता है भाई, इसका प्रयोग अम्ल व क्षार को जानने के लिए किया जाता है। जैसे अम्ल है तो दोस्तों, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों अम्ल और क्षार में जानने के लिए कि अम्ल है कि क्षार। तो जैसे अम्ल होगा तो अम्ल नीले लिटमस, जैसे ये नीला लिटमस है तो इसको लाल कर देगा, और अगर क्षार है तो ये जैसे लाल लिटमस है तो इसको नीला कर देगा। और ये है प्राकृतिक संसाधन। अम्ल में दोस्तों ये लाल रंग देगा, और क्षार में दोस्तों नीला रंग देगा लिटमस। अनिल छलन, अम्ल लिटमस को लाल कर देता है, छलन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों। ट्री।
और जो दोस्तों इससे फिनाप्थलीन है, तो फिनाप्थलीन अम्ल में रंगहीन देता है दोस्तों अम्ल, और क्षार में दोस्तों गुलाबी रंग देता है, और लवण रंगहीन रहता है। फिर मिथाइल ऑरेंज है दोस्तों, ये सब दोस्तों प्राकृतिक सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक। ये संसाधन दोस्तों बोल सकते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, तो ये भी दोस्तों अम्ल में नारंगी रंग देगा और क्षार में पीला रंग देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पाए होंगे। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आछय प्राकृतिक संसाधन है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ हटा दें तो क्षय जैसे हो गया कि किसी चीज़ का क्षरण, क्षरण का मतलब जैसे मान लीजिए जैसे दोस्तों कोई पेंटिंग है, पेंटिंग में रंग फीका पड़ रहा तो उसका क्षरण हो रहा है। लेकिन आछय का मतलब हुआ कि क्षरण ना हो, उसी सेम प्रक्रिया में रहे, मजबूती में रहे। आछय का मतलब दोस्तों ये हुआ दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कि वन है, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आछय प्राकृतिक संसाधन है भाई। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे आछय प्राकृतिक संसाधन की बात की जा रही, तो हमारा वन भी हो रहा, प्राकृतिक गैस भी हो रहा। क्योंकि दोस्तों जैसे प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, ये तो कभी समाप्त नहीं होंगी, तो ये आछय में आएंगे। अब यहाँ वन भी है दोस्तों, कोयला है, तो दोस्तों कोयला तो अधिक प्रयोग के कारण समाप्त हो सकता है, लेकिन जब दो ऑप्शन सही हैं तो तीसरा भी सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कोई नहीं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। और यहाँ पर तो मुख्यतः होना चाहिए दोस्तों तीसरे ऑप्शन को, प्राकृतिक गैस को। लेकिन जो दोस्तों रीट मतलब जो दोस्तों वहाँ पर आयोग है, वहाँ उसने मतलब दोस्तों चौथा ही ऑप्शन माना है कि भाई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्राकृतिक गैस ही कभी समाप्त नहीं हो सकती, और वन भी समाप्त हो सकते हैं, कोयला भी समाप्त हो सकता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन इन्होंने चौथे ऑप्शन को माना है दोस्तों, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपसे भी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्मी ईंधन क्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आ व बा दोनों, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। दोस्तों चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं इसमें। अब एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, जब वहाँ रीट का पेपर होगा तो वहाँ 5 ऑप्शन मिलेंगे आप सभी को, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 5 ऑप्शन, जिसमें पाँचवा ऑप्शन रहेगा कि भाई कोई नहीं ऐसे रहेगा, मान लीजिए हर सब उसमें। और लेकिन वहाँ पर हर क्वेश्चन को आपको करना ही है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जब आप छोड़ेंगे तब आपकी माइनस मार्किंग होगी, ये है वहाँ दोस्तों। अगर आप सभी ना जानते हो तो दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, स्किप कर दिया, गोला नहीं भरा, तो आप उस नंबर पे आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगा। और आपने सारा किया है तो माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों इसमें पेपर में। लेकिन अगर आप गोला छोड़ के आ रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, तो वहाँ पर माइनस मार्किंग हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन की बात की जा रही है दोस्तों। पहले दोस्तों बात जान लेते हैं नवीकरणीय क्या है। नवीकरणीय उसे कहते हैं दोस्तों जो असीमित हैं। असीमित का मतलब जैसे दोस्तों सूर्य का प्रकाश है, असीमित कभी समाप्त नहीं हो सकता दोस्तों, ये दोस्तों असीमित है। अनवीकरणीय का मतलब सीमित, जैसे दोस्तों कोयला है, पेड़ पौधे हैं, तो दोस्तों ये सब नवीकरणीय में आएंगे। यहाँ पर नवीकरणीय असीमित में जल आ जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा है जल, सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। असीमित नवीकरणीय का मतलब जो दोस्तों कभी समाप्त ना हो। और अनवीकरणीय जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी के तेल है, ये सब दोस्तों। तो यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कि क्या कहते हैं जीवाश्मी ईंधन, तो जीवाश्मी ईंधन दोस्तों आएंगे अनवीकरणीय में, पेट्रोल डीजल ये कोयला, क्योंकि ये सब समाप्त हो सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 144 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1987 में, दूसरा ऑप्शन 1985 में, तीसरा ऑप्शन 1989 में, चौथा ऑप्शन 1984 में। गंगा कार्य परियोजना चरण का फर्स्ट का आरंभ हुआ है। तो दोस्तों इसमें भाई गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ कब हुआ था, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1985 में शुरू हुआ था। इसको याद कर लीजिए, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं दोस्तों। 145 नंबर क्वेश्चन है कि रबी की फसल को उदाहरण बताइए। पहला ऑप्शन दोस्तों गेहूं, दूसरा ऑप्शन मूंगफली, तीसरा ऑप्शन है मक्का, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो दोस्तों एक रबी की फसल से क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल होती है। लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आए वो रबी और खरीफ की फसल से ही देखने को मिले। तो पहले दोस्तों खरीफ की फसल जान लेते हैं। तो ये दोस्तों खरीफ की फसल में जो एग्जाम्पल है जैसे धान है, ये जुलाई से दोस्तों जून से सितंबर के बीच में इसका समय होता है। जो खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं दोस्तों, खरीफ की फसल में जैसे धान सबसे
मोटे तौर पर धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास है, जूट है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है। ये सब दोस्तों किस में आएंगे? खरीफ की फसल में। अब रबी, रबी जैसे नाम ही है दोस्तों, गर्मी के जैसे आ रहा सूर्य का, तो भाई जुलाई से सितंबर के बीच में कौन हुआ? खरीफ की फसल हो गई। और रबी की फसल दोस्तों जैसे गेहूं है, मटर है, चना है, सरसों है, अलसी है, और सब ये सब दोस्तों रबी फसल में आएंगे। और इसका समय क्या होता है दोस्तों? अक्टूबर से मार्च के बीच में। इसका जो दोस्तों समय होता है अक्टूबर से मार्च। अब यहाँ पर रबी की फसल का पूछा गया तो यहाँ गेहूं हो जाएगा, और बाकी बचा कौन सा? मूंगफली है, मक्का है, सोयाबीन है, तो ये और धान दोस्तों, ये सब खरीफ की फसल के उदाहरण हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर 146 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जी स्टैनली हॉल ने कौन से शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया? तो पहला ऑप्शन दोस्तों मनोमितीय विधि, दूसरा ऑप्शन कहानी विधि, तीसरा ऑप्शन दोस्तों प्रश्नावली विधि, चौथा ऑप्शन व्यक्त इतिहास विधि। तो मतलब इन्होंने किस शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्नावली विधि को उन्होंने लोकप्रिय विधि बनाया है जी स्टैनली हॉल ने। और दोस्तों ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये दोस्तों जी स्टैनली हॉल। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों विज्ञान विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दोस्तों चार्ट, दूसरा ऑप्शन मॉडल, तीसरा ऑप्शन बुलेटिन बोर्ड, चौथा ऑप्शन दोस्तों विज्ञान क्लब। तो पाठ्य सहगामी क्रिया का जो उदाहरण है, जिसे दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चार्ट में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया हो रही, तो ये नहीं है दोस्तों। मॉडल में कौन सी दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रिया हो रही, बुलेटिन बोर्ड में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया हो रही। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान क्लब। भाई विज्ञान पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब क्या हुआ? सहगामी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सहगामी का मतलब हुआ कि साथ दो चार लोग हों। तो इनमें तीनों ऑप्शन में कहीं साथ की बात की जा रही है दोस्तों। चार्ट में कहाँ अकेले भैया, मॉडल में कहीं नहीं, बुलेटिन बोर्ड में नहीं। लेकिन जब विज्ञान क्लब हुआ तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा छात्र होंगे, आपस में बात करेंगे, तो वार्तालाप होगी दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा विज्ञान क्लब। समझ पा रहे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चंस को। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? शिक्षा सहायक सामग्री का लाभ नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों महंगी सामग्री, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा व रोचकता, तीसरा ऑप्शन दोस्तों पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, चौथा ऑप्शन है सुदृढ़ ज्ञान प्राप्ति संभव। तो शिक्षण सहायक सामग्री भैया सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव में भी होती है, यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा। पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी भी होती है दोस्तों, प्रेरणा व रोचकता भी होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा। तो भैया महंगी सामग्री हो जाएगा कि कौन से शिक्षण सामग्री का लाभ नहीं है, महंगी सामग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप सभी, आपके उसमें 10 क्वेश्चन दोस्तों शिक्षण शास्त्र से आएंगे, या पेडागोजी जिसे कहते हैं, पेडागोजी। और दोस्तों 20 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रहेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रहेंगे, तथ्यात्मक रहेंगे दोस्तों, जैसे अभी आया कि किस ईयर में हुआ। और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पेडागोजी के रहेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है? मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा, तो कोई एक होगा जो नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। ये चीज़ इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है। मतलब आपको जब भी लगे कि 2 सही हो रहे हैं तो दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया तो कोई एक होगा, बाकी 3 सही रहते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होता है। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों इसका क्षेत्र सीमित होता है। चौथा ऑप्शन इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। निदानात्मक उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? निदानात्मक का मतलब होता है दोस्तों कमियों को जानना, और उपचारात्मक का मतलब होता है दोस्तों कमियों को जानने के बाद उसका उपचार करना। तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा, तो भाई चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हो अगर पूछा जाता है तो भाई चौथा होता। फिर दूसरा ऑप्शन है यह अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। और यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है भाई, मूल्यांकन अभिन्न अंग है। ऐसे दोस्तों अगर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो पता नहीं चल पाएगा किसके अंदर क्या कमी है और कहाँ पर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है शिक्षा क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक ही हमारा ऑप्शन सही हो रहा दोस्तों, इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। और नहीं पूछा जा रहा तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि इसका क्षेत्र सीमित है, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे।
दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक ना की हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसे है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है दोस्तों। सतत का मतलब होता है दोस्तों निरंतर या लगातार, और व्यापक का मतलब होता है दोस्तों वार्षिक परीक्षा जैसे होती थी, बोर्ड एग्जाम जैसे हैं, तो ये व्यापक मूल्यांकन में होता है। जो दोस्तों क्लास टेस्ट है, सेमेस्टर एग्जाम है, ये दोस्तों सतत मूल्यांकन में आता है। हालांकि दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम को भी कहीं कहीं हमने देखा है दोस्तों व्यापक मूल्यांकन में ही इंक्लूड किया गया है। तो आप यहाँ पर क्लास टेस्ट को ले सकते हैं दोस्तों सतत मूल्यांकन में, और व्यापक मूल्यांकन में दोस्तों बोर्ड परीक्षा हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों कौन सा विशेषता है इसकी, तो आवधिक पहलू है पहला ऑप्शन, दूसरा निरंतरता, चौथा तीसरा ऑप्शन सर्वोत्तमुखी विकास, और चौथा ऑप्शन है या सभी। तो यहाँ पर तो दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि आवधिक पहलू भी है भाई, निरंतरता भी रहती है इसमें, सर्वोत्तमुख मतलब सर्वोत्तमुखी विकास भी करता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपसे अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टीचिंग एग्ज़ाम से अगर आप जुड़े हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।